डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लाइसेंस इन पेटेंट्स। और जो लाइसेंस होते हैं पेटेंट्स में वो 2 टाइप्स के हैं। एक वॉलंटरी लाइसेंस होता है और एक कंपल्सरी लाइसेंस होता है। तो नाम से भी पता चल रहा है कि वॉलंटरी और कंपल्सरी लाइसेंस क्या है। उसमें जो है, जो वॉलंटरी लाइसेंस होता है वो सेक्शन 68 के तहत दिया जाता है। ठीक है, दैट इज़ ग्रांटेड अंडर सेक्शन 68। और जो लाइसेंस है इसमें वो कौन ग्रांट करता है? पेटेंटी ग्रांट करता है। ठीक है, लाइसेंसी को, जिसने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है उसको कौन ग्रांट करेगा? पेटेंटी ग्रांट करेगा कि वो उसकी बनी हुई इन्वेंशन को आगे या तो सेल कर सकता है या उसको जो है वो मार्केट में उसका प्रोडक्ट जो है वो ला सकता है। और पेटेंटी ग्रांट करता है दूसरे पर्सन को। जो दूसरा पर्सन होगा जिसको ग्रांट कर रहा है लाइसेंस, उसको क्या बोलते हैं? लाइसेंसी बोलते हैं। ठीक है। और जो वॉलंटरी लाइसेंस है दैट इज़ ग्रांटेड इन द फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट, जिसमें कि आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, जो किसके बीच में होती हैं? पेटेंटी और लाइसेंसी के बीच में होती हैं। तो सिंपल सी बात है, वॉलंटरी लाइसेंस जो है इसमें याद रखने वाली बात यह है कि अंडर सेक्शन 68 के उसमें आता है ये, और पेटेंटी ग्रांट करता है लाइसेंसी को। ठीक है, इसमें दूसरी किसी पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जबकि जो कंपल्सरी लाइसेंस है, मान लो किसी लाइसेंस जिसने लाइसेंस लेना है, जिस कंपनी ने उस इन्वेंशन के ऊपर, तो उसने अप्लाई कर दिया और पेटेंटी को बोला कि मुझे लाइसेंस दे दो अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए या उसकी सेल के लिए। लेकिन पेटेंटी ने किन्हीं कारणों से, चाहे कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उसकी वजह से उसको वॉलंटरी लाइसेंस नहीं दिया। ठीक है, तो जो लाइसेंस लेने वाली कंपनी है या लाइसेंस लेने वाला जो पर्सन है, वो क्या कर सकता है? वो कंट्रोलर के पास अपनी जो लाइसेंस लेने के डॉक्यूमेंट हैं उनको सबमिट करा सकता है। तो उस केस में जो उसको लाइसेंस दिया जाएगा, कंट्रोलर सारी चीज़ें देखेगा कि पेटेंटी ने क्यों मना किया, क्या पार्ट का रीज़न रहा होगा कि पेटेंटी ने उसको लाइसेंस नहीं दिया है। इन सब टर्म एंड कंडीशंस को देखते हुए जो है कंट्रोलर के पास ये पावर होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो कंपल्सरी लाइसेंस जो है वो दे सके किसी दूसरे व्यक्ति को। तो हेयर जो कंपल्सरी लाइसेंस है, हेयर कंट्रोलर हैज़ द पावर टू ग्रांट द लाइसेंस टू द थर्ड पार्टी विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द पेटेंटी। तो जब कंट्रोलर दे रहा है तो वो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि पेटेंटी की ऑथराइजेशन इसमें ज़रूरी हो। अगर पेटेंटी की ऑथराइजेशन होगी तो वो वॉलंटरी लाइसेंस ही बन जाएगा फिर, है ना। तो पेटेंटी नहीं दे रहा है तो उसमें कुछ कारण रहे होंगे। हो सकता है वो दोनों जो है, पेटेंटी और जो लाइसेंस लेने वाला है, वो एक दूसरे के राइवलरी हों। ठीक है, उसी वजह से ना दे रहे हों एक दूसरे को लाइसेंस। तो इसमें कई चीज़ें रह सकती हैं। देन कंट्रोलर और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू गिव कंपल्सरी लाइसेंस टू यूज़ और सेल अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और प्रोसेस विदाउट द परमिशन ऑफ पेटेंट होल्डर। तो इसमें परमिशन ऑफ पेटेंट होल्डर जो है वो ज़रूरी नहीं होती है इन केस ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस। देन नेक्स्ट आता है कि ग्रांट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस, जैसे हमने इसमें किया कि वॉलंटरी लाइसेंस जो है वो सेक्शन 68 में के तहत दिया जाता है। तो कंपल्सरी लाइसेंस जो है वो या तो कंट्रोलर देगा या सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अगर कंट्रोलर देता है तो अंडर सेक्शन 84 देता है वो, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है तो अंडर सेक्शन 92। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट करती है कंपल्सरी लाइसेंस टू द लाइसेंसी। ठीक है, तो कंपल्सरी लाइसेंस के लिए ये देखिए, अब यहाँ पे कुछ जो है वो आपके पास 84 के तहत, जो ये हमने बोला ना कि कंट्रोलर 84 सेक्शन के तहत देता है। तो 84 सेक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? नंबर 1 सब सेक्शन क्या है इसका कि एट एनी टाइम आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ अ पेटेंट, any person interested may make an application to the controller
फॉर द ग्रांट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस ऑन द पेटेंट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो ग्राउंड्स क्या क्या हैं, देखिए इसमें जो है कंपल्सरी लाइसेंस जो है किसी भी वक्त, जब आपके 3 इयर्स हो गए हैं उस पेटेंट को लिए हुए, तो 3 इयर्स के बाद वो कभी भी जो है कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन दे सकता है थर्ड पर्सन कि मुझे जो है वो ग्रांट किया जाए कंपल्सरी लाइसेंस। तो क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं उसके लिए। फर्स्ट तो क्लॉज फर्स्ट है सेक्शन 84 के सब सेक्शन 1 का क्लॉज फर्स्ट क्या बोलता है, दैट द रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक विद रिस्पेक्ट टू द पेटेंटेड इन्वेंशन हैज़ नॉट बीन सेटिस्फाइड। तो वो ये ग्राउंड लेता है कि पेटेंट तो है पड़ा हुआ पेटेंटी के पास, लेकिन ये पब्लिक होती है, पब्लिक की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हो रही है पेटेंटेड इन्वेंशन से, तो वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए मुझे कंपल्सरी लाइसेंस जो है वो ग्रांट किया जाए। और सेकंड वो ये रीज़न दे सकता है कि दैट द पेटेंटेड इन्वेंशन इज़ नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक एट द रीजनेबल और अफोर्डेबल प्राइस। कई बार क्या होता है, जो पेटेंटी होता है उसने जो है पेटेंटी ने क्या किया, किसी दूसरी कंपनी को लाइसेंस दे दिया, सपोज वॉलंटरी लाइसेंस दे दिया, ठीक है। तो जब वो वॉलंटरी लाइसेंस दे रहा है किसी दूसरी कंपनी को, तो वो कंपनी अब अपनी दादागिरी यहाँ पे चला सकती है कि मेरे पास तो वॉलंटरी लाइसेंस है, तो मैं कितने का भी, मान लो कोई प्रोडक्ट अगर 25 रुपये में भी बन रहा है तो वो उसको 100 रुपये में बेचना शुरू कर देगा, तो कितना बेनिफिट हो रहा है उसको, है ना। और जो पब्लिक है उसको जो है वो रीज़नेबल या अफोर्डेबल प्राइस में वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो उसको दूसरी कंपनी जो है वो बोलेगी कि मुझे भी वॉलंटरी लाइसेंस दे, तो पेटेंटी सपोज उसको वॉलंटरी लाइसेंस नहीं दे रहा है क्योंकि जो पहले वाली कंपनी थी उसको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होगा। तो अब सेकंड कंपनी कंट्रोलर के पास ये एप्लीकेशन लेके जा सकती है कि मैं इसको जो है वो 30 रुपये में बेच दूंगा, इस इन्वेंशन के जो प्रोडक्ट आया है या इस प्रोसेस से जो प्रोडक्ट आया है उसको मैं 30 रुपीज़ में बेच दूंगा, 25 रुपये की उसकी मेकिंग कॉस्ट है और 5 रुपये का मैं बेनिफिट लूँगा। तो उस ग्राउंड पे वो क्या करता है, ये फाइल कर देता है कि मैं कंट्रोलर के पास अपनी एप्लीकेशन फाइल कर देता है कि मुझे कंपल्सरी लाइसेंस दिया जाए। तो यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है, पहला भी पब्लिक की डिमांड सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, और सेकंड में कि जो पेटेंटेड इन्वेंशन है दैट इज़ नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक एट द रीजनेबल और अफोर्डेबल प्राइस, रीजनेबली अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल नहीं है, तो कंपल्सरी लाइसेंस जो है वो कंट्रोलर ग्रांट भी कर सकता है और उसके लिए एप्लीकेशन भी दायर की जा सकती है बाय द लाइसेंसी। देन दैट द पेटेंटेड इन्वेंशन इज़ नॉट वर्कड इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। तो कई बार ऐसा होता है कि पेटेंटेड जो इन्वेंशन है वो फॉरेन कंट्री की है सपोज, ठीक है, तो फॉरेन कंपनीज उसके ऊपर उनके पास लाइसेंस हैं उनको यूज़ करने के लिए, वॉलंटरी लाइसेंस हैं, तो वो क्या करेंगी, वो उसको मनमानी कीमत पे इंडिया में आके उस प्रोडक्ट की सेल करेंगी, तो उससे भी आपको अफोर्डेबल प्राइस में नहीं मिलेगा पब्लिक को, या पब्लिक के इंटरेस्ट जो हैं उसमें हार्म हो रहे होंगे। तो उस केस में भी, क्योंकि अगर पेटेंटेड इन्वेंशन इज़ नॉट वर्कड इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, तब भी कंपल्सरी लाइसेंस जो है वो ग्रांट किया जाता है अंडर सेक्शन 84। तो ये 3 मेन कंडीशंस आपने ध्यान रखनी है, पब्लिक इंटरेस्ट की, पब्लिक को रीज़नेबल और अफोर्डेबल प्राइस में मिले, और टेरिटरी ऑफ इंडिया में अगर कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही है तो कंपल्सरी लाइसेंस मिल जाता है। अब यहाँ पे एक केस स्टडी है, कई बार क्वेश्चन आपको केस स्टडी के ऊपर भी आ सकता है कि डिस्कस एनी केस स्टडी ऑफ द कंपल्सरी लाइसेंस। तो यहाँ पे एक कंपल्सरी लाइसेंस का केस है, और ये भी माना जाता है कि दिस इज़ द ओनली केस फॉर द कंपल्सरी लाइसेंस। तो ये ओनली केस भी है और फर्स्ट केस भी है, फर्स्ट केस ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसिंग बीइंग ऑब्टेन्ड इन इंडिया। तो इसमें जो है ये किस फील्ड में था, फार्मास्यूटिकल फील्ड में दिया गया था ये लाइसेंस इन 2012 में, ठीक है। द प्लेयर्स कौन थे इस केस के, मतलब इस केस में कौन कौन इन्वॉल्व था, तो पेटेंटी कौन था, जिसके पास पेटेंट था वो कौन था, बेयर कॉरपोरेशन था,
पेटेंटी था बेयर कॉरपोरेशन और एप्लीकांट था नाटको। नाटको ने एप्लीकेशन दी थी कि मुझे जो है वो कंपलसरी लाइसेंस दिया जाए, और किस ड्रग के ऊपर उसको लाइसेंस चाहिए था? नेक्सावर ड्रग थी एक, जो कि एंटी कैंसर ड्रग थी, उसके ऊपर उसको लाइसेंस चाहिए था। तो ये केस था नाटको फार्मा लिमिटेड वर्सेस बेयर केस, नाटको फार्मा वर्सेस बेयर केस था ये। और इस केस में ये जो नेक्सावर थी एक, इसका जो एंटी कैंसर ड्रग थी ये नेक्सावर से के नाम से जो है वो बेयर बेचता था इसको, ठीक है। और इसका जो मेन जो केमिकल था वो था सोराफिमिल टोसाइलेट, ठीक है। वो इसका जेनरिक प्रोडक्ट था सोराफिमिल टोसाइलेट। तो मार्केट में बेयर बेचता था इसको नेक्सावर के नाम से, लेकिन उसके पास पेटेंट था। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया के पास वो अफोर्डेबल प्राइस में नहीं था। मींस 1 मंथ की डोज जो बेयर था वो 1 मंथ की डोज फॉर अ 1 मंथ 2.8 लाख में देता था इंडिया को, ठीक है। तो बहुत महंगा था। लेकिन नाटको ने क्या किया, नाटको ने बोला, जो कि एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, वो कहता है कि मैं जो है इसके सोराफिमिल को का जेनरिक वर्जन है, जो कि सोराफिमिल इज़ द जेनरिक वर्जन ऑफ नेक्सावर, तो उसको जो है ₹8800 में लाऊंगा मार्केट में। 1 मंथ की जो डोज थी वो 8800 रुपीज़ की थी, 8800 रुपीज़ की। कहाँ लाखों में ये बात हो रही थी बेयर जो आ रहा था, और कहाँ ये रुपीज़ में बात आ गई थी। तो इस वजह से ये पब्लिक इंटरेस्ट में था, तो अफोर्डेबल प्राइस भी में भी जो है एंटी कैंसर ड्रग जो है वो मिल रही थी इंडिया में। तो इसलिए जो बेयर था दैट डिड नॉट एग्री टू ग्रांट द वॉलंटरी लाइसेंस टू द नाटको। बेयर नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसकी देखिए कितने लॉस हो जाना था अगर नाटको ने जो है वो अपनी जेनरिक ड्रग उतार देता अगर वो, ठीक है। तो उसमें जो है नाटको ने उसको वॉलंटरी लाइसेंस ग्रांट नहीं किया था, तो इस वजह से उसने कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन दी नाटको ने, और फिर उसको जो है वो ड्रग जो है वो अवेलेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया एट द रीजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइस। तो फिर कंट्रोलर ने ये कंपल्सरी लाइसेंस जो है इन फेवर ऑफ नाटको दिया था। तो ये केस स्टडी है, इसको आपने करना है। दैट वाज द फर्स्ट केस ऑफ द कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांटेड इन द इंडिया। देन फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय द कंट्रोलर। अब कंट्रोलर ने लाइसेंस देना है तो उसको कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, और ये ध्यान जो है कौन से सेक्शन के अंडर आता है। ये देखिए यहाँ पे हमने सेक्शन 84 का 1 क्लॉज पढ़ा, जो कि ज़रूरी था यहाँ पे 1 क्लॉज पढ़ना, सेक्शन 84 का 1। अब जो है अब हम सेक्शन 84 का ही 6th क्लॉज पढ़ेंगे। ये सेक्शन, इसमें जो है फैक्टर्स आते हैं जो कि कंट्रोलर कंसीडर करता है बिफोर ग्रांटिंग द कंपल्सरी लाइसेंस। तो ये किस सेक्शन के 84 सेक्शन के 6 जो सब सेक्शन है उसमें आते हैं, 6 सब सेक्शन में आते हैं। तो इसमें क्या है, इन कंसिडरिंग द एप्लीकेशन फील्ड अंडर दिस सेक्शन द कंट्रोलर शैल टेक इनटू द अकाउंट। तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उसको। नंबर 1, द नेचर ऑफ द इन्वेंशन, कि इन्वेंशन की नेचर कैसी है। नेचर मीन्स कि उसको क्या 3 साल हो गए हैं इन्वेंट हुए हुए, मतलब वो पेटेंट ग्रांट हुए हुए उसको 3 साल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और क्या क्या उसके, क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट में है कि नहीं है। देखिए मतलब एक तो टाइम का होता है इसमें, ठीक है, और दूसरा होता है कि क्या ये जो लाइसेंस है या जिसने पेटेंटी ने वो लाइसेंस लिया है या दूसरे लाइसेंसी ने उसको लिया है टू मेक फुल यूज़ ऑफ इन्वेंशन और नॉट। तो इन चीज़ों का वो ध्यान रखेगा कंट्रोलर, तब वो ग्रांट करेगा आगे, ठीक है। जिसको लाइसेंस ग्रांट करना है क्या वो उसका पूरा यूज़ करेगा कि नहीं करेगा, है ना। अगर यूज़ ही नहीं करेगा उसको तो लाइसेंस क्यों देना फिर। जैसे अब नाटको थी, उसने पूरा यूज़ किया कि उसने एक तो कम अफोर्डेबल प्राइस में दिया, और उसने फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन भी उसकी जो है, जो कि आपकी 1 मंथ की इतने में मिलती थी, तो उसने पूरे इंडिया को जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी की, ठीक है। दूसरा जो है
सबसेक्शन 6 का दूसरा क्लॉज बोलता है कि द एबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट टू वर्क द इन्वेंशन टू द पब्लिक एडवांटेज। तो पब्लिक एडवांटेज तो वो मेन इसमें क्राइटेरिया रहता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट में ही कंट्रोलर जो है वो ग्रांट करता है कंपल्सरी लाइसेंस। द कैपेसिटी ऑफ द एप्लीकेंट टू अंडरटेक द रिस्क in providing capital or working the invention if the application were granted। अगर एप्लीकेशन उसको ग्रांट कर दी जाए तो वो कंपनी जिसको वो ग्रांट कर रहा है या लाइसेंसी जो है वो क्या रिस्क लेने के लिए है उसकी कैपेसिटी कि वो रिस्क ले सकती है कंपनी जो है, ठीक है। तो उस बेस पे वो ग्रांट करता है। और एज टू वेदर द एप्लीकांट has made efforts to obtain a license from the patentee or on reasonable terms and conditions। मतलब कि लाइसेंसी ने जिसने लाइसेंस लेना है उसने क्या पहले जो है पेटेंटी से लाइसेंस लेने के लिए एफर्ट्स किए हैं, मतलब वो रीज़नेबल एफर्ट्स थे, है ना, जो उसने किए हैं, और टर्म एंड कंडीशंस को वो फॉलो कर रहा था कि नहीं कर रहा था। एंड सच एफर्ट्स हैज़ नॉट बीन, और वो एफर्ट्स जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं हुए, क्या तभी उसने जो है कंट्रोलर के पास लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है कि नहीं। कहीं ऐसा नहीं ना हो कि पहले आप देखिए, जब भी लाइसेंस लेना है तो पहले तो वॉलंटरी लाइसेंस लेने के लिए आपको एप्लीकेशन डालनी चाहिए। अगर वॉलंटरी लाइसेंस नहीं मिलता है तो कंपल्सरी लाइसेंस पे आप आइए, ठीक है। ये मतलब है इस पॉइंट का। देन टर्म एंड कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग कंपल्सरी लाइसेंस। अब अगेन ये पीछे वाला ही पॉइंट है, जिन फैक्टर्स को कंट्रोलर ध्यान में रखेगा वो वैसी ही टर्म एंड कंडीशंस भी होंगी, है ना। तो टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं, देखिए पब्लिक इंटरेस्ट में तो वो होना ही चाहिए, ये तो आती ही है। या और भी टर्म एंड कंडीशंस हैं यहाँ पे। Term and conditions for granting compulsory license. After the license has been granted, the following condition must exist। तो कौन कौन सी कंडीशन रहनी चाहिए कि लाइसेंस दे दिया तो उसके बाद कौन कौन सी कंडीशंस रहनी चाहिए। अ रीजनेबल रॉयल्टी मस्ट बी पे टू द पेटेंटी। मतलब ये कंट्रोलर भी ध्यान रखेगा कि रीजनेबल रॉयल्टी जो है वो पेड हो रही है पेटेंटी को कि नहीं। और जब उसको ग्रांट हो गया तो पेटेंटी को रॉयल्टी जानी ही चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसको कंपल्सरी लाइसेंस दे दिया और जो पेटेंटी है बेचारा उसको कुछ ना दे वो कंपनी, बेशक उसने वॉलंटरी लाइसेंस नहीं दिया है तब भी उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। देन द इन्वेंशन मस्ट बी वर्कड इन टू द फुलेस्ट in to the fullest extent practicable and reasonable profit must be given to licensor। तो जिसने मतलब लाइसेंसर को भी प्रॉफिट होना चाहिए, है ना, प्रैक्टिकेबल एंड रीजनेबल प्रॉफिट होना चाहिए जब उसने कंपल्सरी लाइसेंस उसको मिला है। तो देयर मस्ट बी अवेलेबिलिटी ऑफ पेटेंटेड आर्टिकल्स एट अफोर्डेबल प्राइस। तो पेटेंटेड आर्टिकल जो भी है, जो भी प्रोडक्ट है, जैसे वहाँ पे नाटको ड्रग थी तो अफोर्डेबल प्राइस में उसकी अवेलेबिलिटी हो, ये भी ग्रांट होने के बाद होना चाहिए। ऐसा नहीं है ना हो कि प्रोडक्शन जो है वो उसने बढ़ा दी और उसके बाद जो है उसने बोला कि मेरी तो बिक्री बहुत है जी नाटको कंपनी ने, और फिर उसने उसके प्राइस भी बढ़ा दिए। नहीं, वो अफोर्डेबल प्राइस में ही उसको देना पड़ेगा। यही उसकी टर्म एंड कंडीशन है कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट करने के लिए। और द लाइसेंस ग्रांटेड टू द लाइसेंसी या लाइसेंसर मस्ट बी नॉन एक्सक्लूसिव। नॉन एक्सक्लूसिव का क्या एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है? एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि एक ही पर्सन को है ना, एक्सक्लूसिव फॉर ओनली वन पर्सन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक कंपनी को दे दिया, मान लो नाटको को, तो कंपल्सरी लाइसेंस दूसरे को भी मिलना चाहिए। तो ये जो लाइसेंस ग्रांटेड टू द लाइसेंसर है मस्ट बी नॉन एक्सक्लूसिव, कि ऐसा नहीं हो वो उसी का ही बन के रह जाए लाइसेंस, कि नहीं जी इसको दे दिया तो अब किसी और को नहीं मिल सकता, दूसरों को भी मिलना चाहिए। दैट शुड नॉट बी एक्सक्लूसिव, नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। देन द लाइसेंस ग्रांटेड टू द लाइसेंसर मस्ट बी नॉन असाइनेबल। नॉन असाइनेबल मतलब नॉट ट्रांसफरेबल, है ना, मस्ट बी नॉट ट्रांसफरेबल। ऐसा नहीं हो लाइसेंसर जो है वो खुद ही ट्रांसफ़र करना शुरू कर दे अपने लाइसेंस को आगे, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। द लाइसेंस
is granted with the predominant purpose of supplying in Indian market। कि ये भी है कि इंडियन मार्केट में, मतलब इंडिया का इंटरेस्ट इसमें इम्पॉर्टेंट रहना चाहिए। अगर ये इंडिया की बात हो रही है, इंडिया के ही कंपल्सरी लाइसेंस की, तो इंडिया के इंटरेस्ट में ही वो प्रीडोमिनेंट पर्पस जो है वो सप्लाई इन इंडियन मार्केट ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो कंपनी जो है वो अपना प्रोडक्ट बना के किसी और कंट्री की मार्केट में भी उसको बेचना शुरू कर दे कम प्राइस में, ठीक है, तब भी वायलेशन हो जाती है। हाउएवर द लाइसेंस ग्रांट इज नॉट एब्सोल्यूट and it can be revoked by the central government through the controller on the ground of non working of the patent in the India। तो इसको रिवोक भी किया जा सकता है। बेशक उसको लाइसेंस दिया है कंपल्सरी लाइसेंस, पर उसको वापस भी लिया जा सकता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, थ्रू द कंट्रोलर। तो ये थी टर्म एंड कंडीशंस। देन रिवोकेशन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस, हमने रिवोकेशन ऑफ पेटेंट भी की थी। तो मतलब रिवोक किया जा सकता है कंपल्सरी लाइसेंस को भी। तो उसके लिए कौन सा एक्ट है फॉर द रिवोकेशन ऑफ द कंपल्सरी लाइसेंस? दैट इज सेक्शन 85। Under Section 85, the central government has the power to revoke the license on the following grounds। देखिए, अब इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, 3 पॉइंट ही हैं सब में। ग्रांट करने की टर्म एंड कंडीशन 6 हैं, चलो कोई बात नहीं, उसमें 3 तो मेन ही रहेंगी कि इंडिया का एक तो प्राइस का रहता है, एक इंडिया का इंटरेस्ट रहता है, और तीसरी चीज़ क्या रहती है कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो, पब्लिक एडवांटेज में हो। ये 3 चीज़ें तो रहेंगी। वही फैक्टर्स हैं कंट्रोलर जो कंसिडर करता है कि ये 3 चीज़ों का उसने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो ग्राउंड्स होते हैं फॉर द ग्रांट, वो भी ये 3 ही होती हैं कि रीज़नेबल प्राइस होना चाहिए, पब्लिक के लिए अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और साथ में आपका टेरिटरी ऑफ इंडिया में रहना चाहिए। तो अगर रिवोकेशन भी करनी है या रिवोक करना है पावर को लाइसेंस की, तो उसके लिए भी ये 3 ही वो रहेंगे कि अगर वो कैसे, किस ग्राउंड पे, सेंट्रल गवर्नमेंट किस ग्राउंड पे रिवोक कर सकती है लाइसेंस, कि वो इंडिया के बाहर बेच रहा है ना, दैट द पेटेंटेड इन्वेंशन हैज़ नॉट बीन वर्कड इन इंडिया। अगर इंडिया में वर्क नहीं हो रहा है और वो किसी और कंट्री को के लिए उसका बेनिफिट उठा रहा है खुद भी, और उस कंट्री के दूसरे जो सप्लायर हैं उनको भी अफेक्ट कर रहा है, तो वो रिवोक किया जा सकता है कंप्लेंट के ऊपर। दैट द रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक हैज़ नॉट बीन मेट, अगर रिक्वायरमेंट पब्लिक की मेट ही नहीं हो रही है ना उनको, और अगर वो अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल नहीं हो रहा है पब्लिक को, तो लाइसेंस को जो है वो रिवोक किया जा सकता है। तो 3 ही चीज़ें हैं सब में, देखिए ज़्यादा आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। देन आ जाता है टर्मिनेशन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस। तो टर्मिनेट भी किया जा सकता है, एक तो रिवोक है और दूसरा है कि टर्मिनेट ही कर देना कंपल्सरी लाइसेंस को। द पेटेंटी और एनी अदर पर्सन रिसीविंग टाइटल और इंटरेस्ट इन द पेटेंट में अप्लाई टू द कंट्रोलर फॉर द टर्मिनेशन अंडर सेक्शन 94। तो टर्मिनेशन के लिए पेटेंटी जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है, अंडर सेक्शन 94 आता है इसमें टर्मिनेशन के लिए। तो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू ग्रांट कंपल्सरी लाइसेंस, तो ये किस सेक्शन के अंडर आती हैं? 92 के अंडर आती हैं। हमने ये पीछे भी किया था, पीछे वाली स्लाइड में किया था, देखिए यहाँ पे कि कंपल्सरी, ये देखिए 92 के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट कंपल्सरी लाइसेंस, और इसमें 92 सेक्शन के अंडर कंपल्सरी लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दे सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इफ़ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ सेटिस्फाइड, कब दे सकती है, पावर कब है उसके पास? इफ़ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पेटेंट विच इज़ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ, के सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर कब आती है कि नेशनल इमरजेंसी लगी हो इंडिया में, जैसे आजकल है ये कोविड में, ये नेशनल इमरजेंसी ही है एक तरह से, ठीक है। इसमें अगर कोई ड्रग कहीं पे भी बनाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट कंपल्सरी लाइसेंस टू देयर कंपनीज, इंडिया की कंपनी को। तभी तो देखिए इंडिया की कंपनी को भी उस ड्रग को बनाने की परमिशन मिल रही है ना, बिकॉज ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस। क्यों मिल रही है? क्योंकि बेशक वो किसी और कंट्री का पेटेंट है, कहीं और पे फाइज़र ने इसको वो बनाया, ठीक है, और दूसरे जो बायोटेक्नोलॉजी की दूसरी कंट्री की जो ब्रांचेस थी उन्होंने इस ड्रग को जल्दी जो है वो मार्केट में लेके आए। लेकिन
इंडिया के पास, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो अपनी कंपनीज़ को उस पेटेंटेड वर्क का फार्मूला दे और वो अफोर्डेबल प्राइस पे पब्लिक को दे, है ना। तो प्रोडक्शन बढ़ेगी अब, और उसके बाद जो है वो अफोर्डेबल प्राइस में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा जो ड्रग है। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे कर सकता है वो, एक्सट्रीम अर्जेंसी हो, अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट, जैसे कोविड का ही ये केस है, या पब्लिक नॉन कमर्शियल यूज़, है ना। पब्लिक नॉन कमर्शियल यूज़ के टाइम पे भी वो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट कर सकती है। दैट इट इज़ नेसेसरी दैट कंपल्सरी लाइसेंस शुड बी ग्रांटेड, दैन द कंट्रोलर shall on the application made at any time grant to the applicant a license under a patent, and the controller shall endeavor to secure that the article made under the patent shall be available at the lowest price, है ना। तो लोएस्ट प्राइस पे अवेलेबल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।